सलाम वालेकुम। तो हम मेटल्स का पोर्शन कर रहे थे। अब लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं इन दिस पोर्शन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरी केमिस्ट्री में सिवाय ऑर्गेनिक के तकरीबन हर जगह ही काम की चीज़ है वो। ठीक है। उसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली ये सीरीज ऑफ मेटल है जो कि रिएक्टिविटी के लिहाज से लिस्ट की होती है। ठीक है। और स्टार्टिंग विथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, सीरीज है ऑफ मेटल्स। और ऑब्वियसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। ठीक है। अब हम इस सीरीज की बात करेंगे कि भाई ये जो ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं ये किस तरह रिएक्ट करते हैं विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर एंड स्टीम। ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे। तो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में जो फर्स्ट थ्री मेटल्स हैं ना, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये जो तीन मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये आपको पॉइंट याद रखना है इन फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स के बारे में। फिर आता है आपके पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो है ये क्या करता है? इट स्लोली रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। ठीक है। while it violently reacts with steam। ठीक है। ये है मैग्नीशियम की खासियत। ठीक है। फिर जो है ना, अगर हम नीचे मूव करें, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और ऑब्वियसली हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा क्योंकि ये मेटल नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब ये जो सारे मेटल्स हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज में, ये डू नॉट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है। ये रिएक्ट ही नहीं करते। सही है। ऑब्वियसली स्टीम क्या होता है? स्टीम वाटर को ही बोलते हैं लेकिन इन गैसियस स्टेट। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये पूरा आपको याद रखना है अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज के कौन से मेटल्स हैं जो ऑब्वियसली जो ऊपर वाले मेटल्स हैं ये क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं तो दे विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इजीली। और उसके बाद मैग्नीशियम क्योंकि कम रिएक्टिव होता है तो ये विद कोल्ड वाटर स्लो रिएक्ट करता है लेकिन विद स्टीम वायलेंटली रिएक्ट करता है। और बाकी जो सारे उसके बाद आते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते विद वाटर। ठीक है। आई होप क्लियर। सही है। तो फिर हमने ये देख लिया। तो एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है सोडियम। बहुत ही एक्टिव मेटल है, ऑब्वियसली फर्स्ट थ्री में आता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज।
तो सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक्वस along with द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपके पास एक फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑफ सोडियम रिएक्टिंग विथ कोल्ड वाटर। सेम तरीके से जो है पोटेशियम भी रिएक्ट करेगा और सेम तरीके से कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है ना, उसके रिएक्शंस की। आपको पता है भाई, मैग्नीशियम जो है ना, ये रिएक्ट करता है विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म, क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करेगा विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, और अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और क्योंकि ये कोल्ड वाटर है, तो ये जो रिएक्शन होगा ना, ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि बबल्स ऑफ कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये होगी इसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ऑब्वियसली वो बबल्स किसके होंगे, H2 गैस के। लेकिन आप लिखोगे नहीं H2 गैस, आप लिखोगे कि बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में कभी भी हम नाम नहीं मेंशन करते। ठीक है, हमें जो दिख रहा है ना, वही मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये था रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ कोल्ड वाटर। और आपको पता है भाई, मैग्नीशियम जो है, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ स्टीम, मतलब मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट्स विथ H2O गैस, ये स्टीम है। ठीक है, तो अब ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, प्लस H2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन है ऑफ मैग्नीशियम विथ स्टीम। और ऑब्वियसली ये क्या होगा, बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन होगा। और इसमें आपके पास जो ऑब्जर्वेशन होगी ना, वो आप क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन आप ये नहीं लिखोगे कि बबल्स ऑफ कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आपके पास इस केस में कोई सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो रहा। इस केस में आपके पास एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो इसमें आपके पास एक्वस बन रहा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑब्वियसली एक्वस था, लिक्विड था, तो उसमें आपको बबल्स दिखना पॉसिबल था, बबल्स दिखना पॉसिबल था। लेकिन क्योंकि अब की बार इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो कि क्या होता है, सॉलिड, तो इस केस में अगर आप लिखोगे ना बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, बल्कि आप क्या लिखोगे, वाइट सॉलिड फॉर्म्ड, जो कि ऑब्वियसली किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट सॉलिड फॉर्म। ये आपको ऑब्जर्व होगा इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है। ये है रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, और ये है रिएक्शन विथ स्टीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स स्लैश नाइट्रेट। ठीक है, तो भाई लिखो अपने पास कि एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रेजिस्ट हीट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब एक सब्सटेंस जितना ज़्यादा हीट को रेजिस्ट करेगा, वो उतना ही ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। ठीक है, व्हेन मेटल कार्बोनेट्स आर डिकम्पोज्ड, दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड along with कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है,
ठीक है। और आपको पता है भाई, मोर रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म स्टेबल कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। इसका मतलब क्या है भाई कि मेटल जितना रिएक्टिव होगा ना, उसकी उतने ही स्टेबल, थर्मली स्टेबल कार्बोनेट और नाइट्रेट बनेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब लेट्स से मेरे पास एक कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सॉलिड ऑब्वियसली। और साथ ही जिंक कार्बोनेट है, और है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। अब ये तीनों जो कार्बोनेट्स हैं, हम इनको डिकम्पोज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट। ठीक है। तो ये जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ले रही है आपके पास लेट्स से 1500 डिग्री सेल्सियस हीट। ठीक है। इसका मतलब क्या है? हीट। ठीक है। और जो जिंक कार्बोनेट है, ये ले रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस हीट। और कॉपर कार्बोनेट ले रही है 700 डिग्री सेल्सियस हीट टू डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। इनटू मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब आपके पास ये तीनों जो कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स, हमने डिकम्पोज कर दिए। अब सवाल क्या है भाई, लॉजिक क्या है कि भाई, व्हाई डिड कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर द मोस्ट हीट टू बी डिकम्पोज्ड? हमारे पास इन तीनों में से कैल्शियम कार्बोनेट ने सबसे ज़्यादा हीट ली टू डिकम्पोज। ऐसा क्यों है? आओ देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। आप चेक कर रहे हो, इन तीनों मेटल्स में से आपके पास जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव, वो कौन सा है? कैल्शियम। तो ऑब्वियसली जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, ये क्या होगा? मोस्ट थर्मली स्टेबल कार्बोनेट अमंग द थ्री। ठीक है। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों में से मोस्ट थर्मली स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। फॉलोड बाय जिंक कार्बोनेट, फॉलोड बाय कॉपर कार्बोनेट। तो जब भी, इस वजह से हमें इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमें मोर हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, क्योंकि ये मोस्ट थर्मली स्टेबल है। ठीक है। मतलब ये मोस्ट रिजिस्ट कर रहा है हीट को अमंग द थ्री कंपाउंड्स। ठीक है। तो जब भी, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए उतनी ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू जिंक कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये है पूरा लॉजिक ऑफ डिकम्पोजिंग कार्बोनेट्स। सिमिलरली अगर मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट भी होता, जिंक नाइट्रेट भी होता, कॉपर नाइट्रेट भी होता, उस केस में भी कैल्शियम नाइट्रेट वुड हैव टेकन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट टू डिकम्पोज। ठीक है। आई होप क्लियर है। अब एक सवाल बनता है इसी कॉन्सेप्ट से, इसी लॉजिक से, कि आपके पास जो है वो चार टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है। अब इन चारों में आपके पास अननोन कार्बोनेट्स, अननोन कार्बोनेट्स रखे हुए हैं। ये चारों जो हैं कार्बोनेट्स हैं। ठीक है। और हमने इन चारों टेस्ट ट्यूब्स को हीट किया फॉर 5 मिनट्स। ठीक है।
तो जो टेस्ट ट्यूब ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आफ्टर हीटिंग फॉर 5 मिनट्स हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए में से जो CO2 गैस निकली ना, वो निकली 50 सेंटीमीटर क्यूब। और इससे निकली बी से 0 सेंटीमीटर क्यूब। और टेस्ट ट्यूब सी से निकली 75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और डी से निकली 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अब हमारे पास ना, अब हमारे पास चार कार्बोनेट्स हमें गिवन है। सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और इन दी एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। अब बताना ये है कि भाई कौन सी टेस्ट ट्यूब किस कार्बोनेट को करस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं। तो मुझे बताओ इन चारों कार्बोनेट्स में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है इनमें से। ऑब्वियसली सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय मैग्नीशियम, देन जिंक एंड देन इन द एंड कॉपर। ठीक है। अब क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बोनेट है ये मोस्ट थर्मली स्टेबल है। और ये डिकम्पोज इतनी आराम से नहीं होगा, इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीस्ट आराम से डिकम्पोज होगा। मतलब अगर हम चार देखें, कम चारों टेस्ट ट्यूब्स देखें, तो जिस टेस्ट ट्यूब में सबसे कम CO2 गैस निकल रही है वही हमारे पास क्या होगा, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। जब भी हमारे पास इस केस में 0 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है। सिमिलरली सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए, फॉलोड बाय मैग्नीशियम जो है, ये उससे ज़्यादा, उससे कम आराम से होगा डिकम्पोज, लेकिन इनसे ज़्यादा टाइम लेगा या इनसे ज़्यादा हीट लेगा। तो ये हो जाएगा टेस्ट ट्यूब डी। ठीक है। ठीक है। फिर आपके पास जो जिंक है वो उससे कम रिएक्टिव है, तो ये जो लेगा, ये लेगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। टेस्ट ट्यूब ए हो जाएगी। और क्योंकि कॉपर कार्बोनेट इज द लीस्ट थर्मली स्टेबल, तो ये सबसे आराम से आपके पास डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है। एंड हेंस इट विल रिलीज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि निकल रही है इन टेस्ट ट्यूब सी। सही है। तो एक ये लॉजिक आप फॉलो करते हो वाइल डूइंग सच क्वेश्चंस। ठीक है, कार्बोनेट्स की। आई होप क्लियर है।